तो अपने आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे, और ये थोड़ा डिफरेंट टाइप का टोटल इनकम का क्वेश्चन था। डिफरेंट नहीं मतलब नॉर्मल, ये ट्रेडिशनल जो सम्स आता है ना टोटल इनकम का, जिसमें हेड्स पे फोकस करते हैं, डिडक्शंस पे फोकस करते हैं, ये वैसा नहीं था। ये रेसिडेंशियल स्टेटस को जोड़कर टोटल इनकम बनाया गया। प्लेन क्वेश्चन है ऐसा। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। एक तो यहां पर बस एरर था, तो ईयर चेंज कर दें हम, ये फाइनेंशियल ईयर 22-23 है। ठीक है, चलिए। बोला डिटरमाइन द रेसिडेंशियल स्टेटस एंड टोटल इनकम ऑफ मिस्टर रघु। इंडिविजुअल का टोटल रेसिडेंशियल स्टेटस भी मांग रहा है मेरे से, और टोटल इनकम भी। इंडिविजुअल का रेसिडेंशियल स्टेटस के लिए आप पीरियड ऑफ स्टे देखते हैं, सेक्शन 6(1) वाला। ठीक है, चलो फिर से। डिटरमाइन द रेसिडेंशियल स्टेटस एंड टोटल इनकम ऑफ मिस्टर रघु फॉर द असेसमेंट ईयर आपका फ्रॉम द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो। क्या इंफॉर्मेशन है? रघु का एज दिया है 62 ईयर्स, सीनियर सिटीजन है, बट सीनियर होने पे अगर टैक्स निकालने बोलता तो सीनियर सिटीजन है, बोलेगा 3 लाख का स्लैब ऑलवेज मिलेगा क्या? नहीं, रेसिडेंट होगा तो मिलेगा, नॉन रेसिडेंट पे नहीं मिलेगा। तो सीनियर है बट अभी तक पता नहीं है मेरे को ये रेसिडेंट सीनियर सिटीजन है या नॉन रेसिडेंट, वो निकाल लेंगे क्योंकि बोला ना रेसिडेंशियल स्टेटस का क्वेश्चन है। चलिए, मिस्टर रघु एज 62 ईयर्स एंड अमेरिकन सिटीजन। ये वर्ड पढ़कर आपको समझ आना चाहिए कि ये आपको याद होगा ना, इंडिविजुअल भी स्पेशल कैटेगरी के होते थे कुछ, जिनके लिए आप कंडीशन 2 नहीं देखते, बट ये अमेरिकन सिटीजन है, तो ये आइडिया आपको देना चाह रहा है कि ये स्पेशल कैटेगरी वाला नहीं है, क्योंकि स्पेशल कैटेगरी में इंडियन सिटीजन कवर्ड था और एक प्लेस पे पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, तो ये स्पेशल कैटेगरी नहीं दिख रहा है। चलो, मिस्टर रघु एज 62 ईयर्स एन अमेरिकन सिटीजन इज एम्प्लॉयड विथ मल्टीनेशनल कंपनी इन गुरुग्राम। इंडिया में काम कर रहा है, नॉर्मल कैटेगरी का आदमी है। रघु होल्ड्स अ सीनियर लेवल पोजीशन एज ए रिसर्चर इन द कंपनी सिंस 2011। तो बोल रहा हूं 12-13 ईयर्स, मतलब 10-12 साल से ये सीनियर पोस्ट पे रिसर्च करता है। टू शेयर हिज नॉलेज एंड फाइंडिंग इन रिसर्च, कंपनी गेव हिम एन अपॉर्चुनिटी टू ट्रेवल टू अदर ग्रुप कंपनीज आउटसाइड इंडिया while continuing to be based at गुरुग्राम ऑफिस। बोल रहा है क्योंकि ये इतना नॉलेजेबल आदमी है, तो जॉब तो सब गुरुग्राम में ही है, बट कंपनी ने इसको बाहर भी भेजते रहता ताकि आप अपना नॉलेज शेयर करिए। द डिटेल्स ऑफ हिज ट्रेवल आउटसाइड इंडिया फॉर द फाइनेंशियल ईयर 22-23 आर एज अंडर। हमारे को दे दिया कि वो इंडिया से बाहर कहां था और कितने दिन के लिए था। यूएसए का पीरियड ऑफ स्टे दे दिया, ध्यान रखिएगा ये पीरियड ऑफ स्टे है, यूएस में इस दिन से इस दिन रहा है। ये अराइवल या डिपार्चर डेट इंडिया से नहीं दिया। अगर इंडिया का अराइवल या डिपार्चर डेट होता तो उसको आप इंडिया मानते हैं, मतलब डेट ऑफ अराइवल डेट ऑफ डिपार्चर। अगर आवर्स नहीं दिया है तो दोनों को आप मानते स्टे इन इंडिया। ये डिपार्चर अराइवल डेट नहीं है, ये यूएस में रहा है बोल रहा है, इस दिन से इस दिन तक यूएस में रहा है, मतलब इंडिया में नहीं रहा है। यूएस, यूके, जर्मनी तीनों का बता दिया कितने कितने दिन कहां कहां रहा है ये। कंटिन्यू। ड्यूरिंग द लास्ट 4 ईयर प्रीसीडिंग द प्रीवियस ईयर, लास्ट 4 ईयर का डेटा दे दिया आपको, आपके प्रीवियस ईयर छोड़कर लास्ट 4 ईयर में ही वॉज प्रेजेंट इन इंडिया फॉर 380 डेज। सेकेंड कंडीशन में जब आप चेक करते हैं ना बहुत बार कि 60 डेज और मोर है या नहीं आपके ईयर में, एंड लास्ट 4 ईयर में 365, वहां काम आ सकता है। ड्यूरिंग द लास्ट 7 प्रीवियस ईयर प्रीसीडिंग द प्रीवियस ईयर 22-23 ही वॉज प्रेजेंट इन इंडिया फॉर 700 डेज, और लास्ट 7 ईयर्स में 700 डेज दिया। सेकेंडरी कंडीशन RNOR चेक करने में काम आता है 7 ईयर्स। ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर ही अर्न द फॉलोइंग इनकम, 3 इनकम दे दिया है। मेरे से क्या क्या मांगा है? रेसिडेंशियल स्टेटस और टोटल इनकम। पहले स्टेटस निकाल लो, क्योंकि ROR होगा तो अलग प्रोविजन है, RNOR होगा तो अलग प्रोविजन है, NR होगा तो अलग प्रोविजन है। फिर हम लोग निकालेंगे टोटल इनकम। तो अभी हम इस 3 वर्ड को ध्यान से, मतलब अभी पढ़ नहीं रहे, पहले स्टेटस निकालते हैं। अब इंडिविजुअल है और 10 मार्क का क्वेश्चन है, तो अपने को लिखना भी होगा अच्छे से। आइए क्वेश्चन नंबर 11। तो पहले आपको थ्योरी लिखना चाहिए प्रोविजन कि इंडिविजुअल को रेसिडेंट कब बोलते हैं। याद है ना, आपने थ्योरी लिखते थे हमेशा, वैसे ही लिखिए एज पर। और इंडिविजुअल का रेसिडेंशियल स्टेटस 6(1) में था ना, तो एज पर सेक्शन 6(1) ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961 एन इंडिविजुअल
is said to be a resident if he satisfies, और ध्यान से दो कंडीशन था, एक भी सेटिस्फाई करेंगे तो आप रेसिडेंट होते थे, एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टू कंडीशंस। क्या क्या कंडीशन होता था? नंबर वन, ही इज इन इंडिया इन दैट प्रीवियस ईयर फॉर अ पीरियड ऑफ 182 डेज और मोर। बोल रहा है वो इंडिया में 182 डेज और मोर है उस साल, कंडीशन वन था। और नंबर टू, ही इज इन इंडिया इन दैट प्रीवियस ईयर फॉर अ पीरियड ऑफ 60 डेज और मोर एंड लास्ट 4 years में 365 एंड 365 days or more in 4 immediately preceding previous year। क्लियर है? तो ये हमारा दो कंडीशन है, नॉर्मली चेक करते हैं हम लोग ऐसे। तो ये चेक करते हैं, पीरियड ऑफ स्टे, देखिए कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है क्या। तो पीरियड ऑफ स्टे आप अपने प्रीवियस ईयर का भी देख लो और 4 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर। चलो पहले हम अपने ईयर का कर लेते हैं। सुनिएगा, मेरे ईयर में इंडिया में है बट इस पीरियड में वो इंडिया में नहीं है, तो इस पीरियड को माइनस कर दो 365 डेज में से, तो क्या आ जाएगा? स्टे इन इंडिया। तो आपके ईयर में 365 में से माइनस कर रहे हैं, कितने दिन नहीं है। यूएसए में वो अगस्त 25 से 10 नवंबर तक है, यूएस में है बोल रहा है। चेक करिए, अगस्त में 25, 26, 27, 28, 29, 30 एंड 31 7 डेज यूएस में। ऐसे भी आप सोच सकते हो अगस्त 31 का होता है, 24 तक वो इंडिया में था, 25 से बाहर, तो 7 डेज हो रहा है। सितंबर पूरा बाहर है, अक्टूबर पूरा बाहर है, नवंबर में 10th तक बाहर है, ये कितना हो गया? 78 डेज। तो मेरा ये हो गया 78 डेज वो इंडिया के यूएस में रहा है। नेक्स्ट, नवंबर में यूके चला गया, 20th यूके में है 20th नवंबर से 23rd दिसंबर। तो नवंबर में 19 डेज इंडिया में था, 11 डेज नहीं है, और 23rd दिसंबर तक बाहर है, तो 11 + 23 34 डेज तक वो कहां है? बाहर। नेक्स्ट, जर्मनी में 10th जनवरी से 24th मार्च बाहर है, तो जनवरी में 9 डेज इंडिया में था, 31 में से 9 डेज इंडिया है, माइनस करिए 22 डेज जनवरी में जर्मनी में। फेब पूरा बाहर है 28 डेज, तो 22 + 28 50 हो गया, और मार्च में 24, तो 74 डेज हो रहा है। इतने दिन वो बाहर है, तो माइनस करते हैं 78, 34, 74, 78, 34, 74, यही था ना। वन 179 डेज हो रहा है मेरा। तो कंडीशन 1 तो सेटिस्फाई नहीं हुआ, देख लीजिए। कंडीशन 1 के लिए आपको चाहिए था मिनिमम 182 डेज, नहीं हुआ, कोई बात नहीं। सेकंड कंडीशन हो सकता है ना, 60 डेज और मोर तो है, लास्ट 4 ईयर का चेक कर लो। तो 4 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर में कितना दिन है, और ये गिवन था क्वेश्चन में। लास्ट 4 ईयर्स में 380 डेज है, 380। बोलिएगा रेसिडेंट है या नहीं है? कंडीशन 2 सेटिस्फाइड हो रहा है, सिंस कंडीशन 2 इज सेटिस्फाइड। क्या नाम है इसका? रघु। तो मिस्टर रघु इज अ रेसिडेंट। बट सिर्फ रेसिडेंट बोलने से नहीं चलेगा, ROR है या RNOR है ये भी बताना होगा। तो अब प्राइमरी कंडीशन तो चेक कर लिए, रेसिडेंट निकला। अब सेकेंडरी कंडीशन चेक करिए, RNOR वाला। अगेन थ्योरी लिखिएगा पहले,
ये क्वेश्चन थ्योरी बेस्ड है, कंप्यूटेशन तो बहुत कम है। तो अब रेसिडेंट को आप आर एन आर कब बोलते हो? सेक्शन 6(6) बताता है जब लास्ट 10 ईयर्स में 9 टाइम्स वो नॉन रेसिडेंट है, या फिर लास्ट 7 ईयर में वो 729 डेज और लेस है। याद है ना? लिखिए एज पर सेक्शन 6(6) of Income Tax Act 1961, a resident is said to be a not ordinarily resident, मतलब RNOR, if he satisfies, अगेन दो में से कोई भी एक कंडीशन, any one of the following two conditions. Number 1, he is a non-resident in at least 9 out of 10 immediately preceding प्रीवियस ईयर। बोल रहा आपके प्रीवियस ईयर को छोड़कर लास्ट 10 में से 9 टाइम्स वो नॉन रेसिडेंट हो, और इज इन इंडिया फॉर अ पीरियड ऑफ 729 डेज और लेस इन 7 सेम इमीडिएटली प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर। आपके ईयर को छोड़कर लास्ट 7 ईयर्स में 729 डेज और लेस है तो भी। अब देखिएगा आपके क्वेश्चन में 10 साल का तो डेटा नहीं था, 10 ईयर्स का डेटा नहीं है, बट 7 ईयर का डेटा दिया था। देखिएगा लास्ट 7 ईयर्स में 700 डेज है, हम यहां लिख भी देते हैं। बोलिए 700 डेज है मतलब 729 और लेस, तो कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है सेकंड कंडीशन। ये क्या हो गया? आर एन ओ आर। सिंस रघु हैज सेटिस्फाइड कंडीशन 2, ही इज अ आर एन ओ आर। ठीक है, ऊपर हम शॉर्ट फॉर्म लिख रखे थे, मतलब फुल फॉर्म के ब्रैकेट में, तो ये आर एन ओ आर है। अब क्योंकि आर एन ओ आर है, अब मेरे को आइडिया हो गया कि इसका टोटल इनकम कैसे निकलेगा। क्लियर है? चलिए, मेरे को बोला था इसका टोटल इनकम निकालिए। अभी तक स्टेटस का डेटा था, हम स्टेटस निकाल लिए। टोटल इनकम 3 पॉइंट दिया हुआ है, आइए ना संग संग करते जाएंगे। कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम, नंबर 1 फर्स्ट केस पढ़िए। बोल रहा है सैलरी ऑफ 15.8 लाख मिला इसको, एंटायर सैलरी इज पेड बाय इंडियन कंपनी इन हिज इंडियन बैंक अकाउंट। बोलिए इंडिया में जॉब कर रहा है, इंडिया में काम किया, मतलब इंडिया में जॉब कर रहा है और उस काम का पैसा इंडिया में ही मिला है। आर एन आर के लिए टैक्सेबल होगा कि नहीं? होगा। क्यों? क्योंकि इनकम अक्रू अराइज इन इंडिया भी है, एज वेल एज रिसीव्ड इन इंडिया भी है। मतलब ये इंडियन इनकम है, और इंडियन इनकम टैक्सेबल फॉर ऑल होता है, या आर ओ आर हो, आर एन ओ आर हो या एन आर हो, ये टैक्सेबल होता। बट ध्यान दिएगा सैलरी दिया हुआ है, सैलरी कंप्यूटेड नहीं बोला है, मतलब स्टैंडर्ड डिडक्शन लेस करिएगा। टोटल इनकम मांग रहा है आपसे, तो हम लिख रहे हैं सैलरी टैक्सेबल एज इनकम हैज अक्रूड और अराइज्ड as well as received in India। अक्रू अराइज भी हुआ है और रिसीव भी हुआ है इंडिया में। इनर कॉलम यूज करें 15,80,000 है,
बट ये सैलरी था, तो लेस करिए, स्टैंडर्ड डिडक्शन। कहीं भी नहीं बोला ये न्यू स्कीम ऑप्ट किया है। ठीक है, चलिए नंबर 2 बोल रहा है डिविडेंड अमाउंटिंग टू 48,000 रिसीव्ड फ्रॉम ट्रीट लिमिटेड, अ सिंगापुर बेस्ड कंपनी। ध्यान दीजिएगा, फॉरेन कंपनी से डिविडेंड मिला है, विच वॉज ट्रांसफर्ड टू हिज बैंक अकाउंट इन सिंगापुर। ओके, ध्यान दीजिएगा, ये फॉरेन कंपनी का शेयर्स ले रखा है कोई सिंगापुर बेस्ड कंपनी का, और इसका सिंगापुर में अकाउंट भी है, उसी अकाउंट में डिविडेंड आया। बोलिए ये इंडियन इनकम है या फॉरेन इनकम है? फॉरेन इनकम। ये इनकम अक्रू अराइज आउटसाइड इंडिया है, रिसीव भी आउटसाइड इंडिया हो रहा है। बोलिए फॉरेन इनकम का प्रोविजन क्या होता है? फॉरेन इनकम का प्रोविजन आरओआर के लिए ऑलवेज टैक्सेबल, एनआर के लिए ऑलवेज नॉन टैक्सेबल, और आरएनओआर के लिए फॉरेन इनकम में आप सोचते थे, क्या सोचते थे कि क्या ये इंडिया के क्या ये बिजनेस से है जो कि इंडिया से कंट्रोल हो रहा हो। अगर फॉरेन इनकम है बट वो बिजनेस इनकम है कंट्रोल्ड फ्रॉम इंडिया, तब ही जाकर आरएनओआर के हाथ में टैक्सेबल होता था। और ये फॉरेन इनकम है बट बिजनेस वाला तो है नहीं, तो ये आरएनओआर के हाथ में टैक्सेबल नहीं होगा। हाँ, आरओआर होता तो टैक्सेबल होता। लिखिए डिविडेंड, ये तो टैक्सेबल होगा ही नहीं। डिविडेंड फ्रॉम फॉरेन कंपनी नॉट टैक्सेबल। क्यों? एज इट हैज accrued or arised outside India and also received outside India। सुनिएगा अच्छे से, अपने बोल रही है नॉन टैक्सेबल है क्योंकि इंडिया के बाहर अक्रू भी हुआ है और रिसीव भी हुआ है। अगर इसी क्वेश्चन में हम बोल देते कि डिविडेंड फ्रॉम फॉरेन कंपनी है और ये आरएनओआर ही है, बट वो डिविडेंड इंडिया के बैंक अकाउंट में रिसीव हुआ, तब आप बोलते हैं इनकम रिसीव्ड इन इंडिया है। रिसीव्ड इन इंडिया मतलब इंडियन इनकम, और इंडियन इनकम टैक्सेबल फॉर ऑल। बट ये इंडियन इनकम इस केस में, मेरे केस में नहीं है, रिसीव सिंगापुर में ही हो रहा है। क्लियर है? चलिए लास्ट पॉइंट, इंटरेस्ट ऑन एफडी विथ पंजाब नेशनल बैंक दिल्ली, इंडिया में ही रिसीव हुआ है, दिख ही रहा है। अमाउंटेड टू 10,500 was credited to his savings account। इंडिया में एफडी किया, इंडिया में इंटरेस्ट मिला है, टैक्सेबल। इंटरेस्ट ऑन एफडी। टैक्सेबल है। क्या अमाउंट है? 10,500। ठीक है, और कोई डेटा नहीं है तो टोटल कर रहे हैं, और ये क्या गया मेरा? ग्रॉस टोटल इनकम, टोटल इनकम नहीं। $15,40,500 आपसे टोटल इनकम मांगा है, तो लेस करिए, डिडक्शंस अंडर चैप्टर 6A। बोलिए क्वेश्चन में कोई डेटा है क्या डिडक्शन का? तो इनकम का तीन ही या फिगर का तीन ही डेटा था, एक सैलरी, सैलरी का कोई डिडक्शन का बात ही नहीं है, डिविडेंड पे कोई डिडक्शन होता नहीं है, और तीसरा है इंटरेस्ट ऑन एफडी। ध्यान दीजिएगा, बोलिए इंटरेस्ट ऑन एफडी का कोई डिडक्शन होता है क्या? हाँ, 80TTB, बट कंडीशन है, आपको याद होगा 80TTA सेविंग्स इंटरेस्ट का बात करता है। 80TTA बोल रहे हम, हर आदमी को मिलता है सेविंग्स इंटरेस्ट का 10,000, एफडी इंटरेस्ट नहीं 80TTA में, बट 80TTB में ऑल इंटरेस्ट था। हाउएवर 80TTB का बेनिफिट सबको नहीं मिलता है, रेसिडेंट सीनियर सिटीजन को मिलता है। और हाँ, ये आदमी रेसिडेंट है, आरएनओआर है, बट रेसिडेंट एंड नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट है ना, तो रेसिडेंट तो है। अब देखिए सीनियर है क्या? हाँ, एज देखिएगा 62 ईयर्स बताया था,
तो ये रेसिडेंट सीनियर सिटीजन है, इसको आप एफडी इंटरेस्ट का 80 टीटीबी देंगे, और 80 टीटीबी में 50,000 तक का इंटरेस्ट का डिडक्शन मिलता था, यहां तो 10,500 ही है, तो ये ध्यान रखिएगा, लेस 80 टीटीबी इंटरेस्ट ऑन एफडी। तो ये आ गया आपका टोटल इनकम। टैक्स तो नहीं मांगा आपने से, तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर।